दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संविधान की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा क्या हुआ था कि संविधान बना? और संविधान का संवैधानिक इतिहास भारतीय संविधान यानी संविधान सभा से लेकर के जो आज हम संविधान देख रहे हैं, ये कैसे पहुंचा और कैसे हम लोगों ने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ, और आज जो संविधान की स्थिति है उसको रियल में वास्तविक स्वरूप कैसे मिला। तो आइए आज शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान एकदम शुरुआत से लेकर के। तो सबसे पहले संविधान पढ़ने के पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि संविधान होता क्या है। संविधान तो संविधान जो है सम प्लस विधान, सम प्लस विधान मतलब समान विधान समान कानून, ठीक है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज? मैं कहूँगा संविधान नियमों, कानूनों, विचारधाराओं का, ठीक है। संविधान जो है ये है क्या? तो परिभाषा ऐसे लिखें कि संविधान नियमों, कानूनों, विचारधाराओं का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये संविधान कहलाता है। तो नियमों, कानूनों, विचारधाराओं के एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान कैसे बना? अंग्रेजों ने क्या इसमें योगदान दिया? तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान की पृष्ठभूमि पर, ठीक है। तो हुआ ये था कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, ठीक है, प्लासी की लड़ाई। और 1764 का बक्सर का युद्ध, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला हारे थे प्लासी की लड़ाई में, और प्लासी की लड़ाई एक षड्यंत्र का परिणाम थी, ठीक है। और यहाँ पर बक्सर के युद्ध में त्रिगुण शक्ति अंग्रेजों से हार गई थी, और बक्सर के युद्ध के पश्चात ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था। तो वही मैंने कहा कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध जीत लिए जाने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन का शिकंजा कसा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन का शिकंजा कसा, और उस शासन को अपने अनुरूप बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर अनेक एक्ट लाए। अंग्रेजों ने क्या किया? समय समय पर अनेक एक्ट लाए, अनेक अधिनियम लाए, और इन्हीं अधिनियमों से भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया कौन सा अधिनियम था वो। देखें थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600, ठीक है, एक देखा जाए तो 31 दिसंबर 1599 को आई थी, ठीक है। तो रानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर के आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये 15 वर्षों के लिए आई थी। 15 वर्षों के लिए यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी। शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। इसका पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। इसे सरल भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। तो 31 दिसंबर 1599 को अनुमति लेकर के पहुंची थी कौन? ये ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 में महारानी एलिजाबेथ से। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी फिर धीरे धीरे शासन करेगी और अंग्रेज के साथ रहेगी। 200-250 साल शासन किया। हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ तक रहेगी और कब तक भारत में व्यापार करेगी। तो आइए अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लाया गया पहला अधिनियम था वो कौन सा हुआ, देखिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहला लाया गया अधिनियम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में क्या बात होगी? तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया यह पहला अधिनियम था। वह बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहला अधिनियम है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि पहला अधिनियम कौन सा था, तो वो था 1773 का। रेगुलेटिंग नाम क्यों है, क्योंकि अभी अभी इनको भारत का शासन अंग्रेजों को मिला है और भारत का शासन रेगुलेट करना है, चलाना है, इसलिए इस अधिनियम का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया यह पहला अधिनियम था। इसमें क्या हुआ, इसमें कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, नियमित किया गया और नियंत्रित किया गया। कंपनी के कार्यों को नियमित मतलब रेगुलर और नियंत्रित मतलब कंट्रोल किया गया। इसमें कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, ये इस अधिनियम की पहली बात थी। इस अधिनियम की दूसरी बात क्या थी, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों से किसी भी प्रकार की घूस, रिश्वत और उपहार, किसी भी प्रकार का घूस, रिश्वत और उपहार लेना पूरी तरह से क्या कर दिया भाई, प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कोई व्यक्ति किसी से ना तो घूस लेगा ना तो रिश्वत लेगा किसी प्रकार से। क्यों, क्योंकि अभी अभी भारत का शासन मिला है लोगों को, और यदि अभी से घूस लेने लगेंगे तो चल ना पाएगी कंपनी। इस वजह से भारतीय लोगों से घूस, रिश्वत और किसी भी प्रकार का उपहार लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। ठीक है। इस अधिनियम की तीसरी बात ये थी कि इस अधिनियम में पहले बंगाल में गवर्नर होता था, तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल में गवर्नर होता था, इस अधिनियम में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो था वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो ये थी इस अधिनियम की तीसरी बात। अब इस अधिनियम की जो चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, चौथी बात क्या थी, इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में एक क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे। और चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड, ये तीन अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये हैं मुख्य न्यायाधीश और ये तीन जो हैं ये हैं अन्य न्यायाधीश। तो इस अधिनियम की चौथी बात क्या थी कि इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को रखा गया और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड को रखा गया। तो ये है इस अधिनियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। सभी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया पहला अधिनियम था, इसमें कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। दूसरा, भारतीयों से घूस, रिश्वत और उपहार लेना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तीसरा, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। और इस अधिनियम की चौथी बात थी, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा, और ये वारेन हेस्टिंग्स था। चौथी बात, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे और अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड रखे गए। तो ये है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की इंपॉर्टेंट बातें। अब भाई क्या हुआ, इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है 1771 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अगला अधिनियम आता है वो आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब अगला अधिनियम कौन सा आया अभी, ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
इसमें क्या होगा भाई? तो मैं कहूँगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस अधिनियम में क्या बात हुई? इस अधिनियम में ये हुआ था कि अभी हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया था? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, और जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो केवल कलकत्ता का शासन देख रहा था। इसमें हमने कहा कि जो आपका 1774 में हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया है वह कलकत्ता के साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी शासन देखे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भी शासन देखेगा। ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखें, अगर आप मेरे साथ पुरानी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे तो आपको ये अधिनियम बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे, ठीक है। और यदि आपने किसी भी चीज़ को स्किप किया तो फिर आगे की जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। देखें, 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना था, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में बना था, और 1774 का जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता देखता था। यहाँ पर हमने कहा कि कलकत्ता के साथ साथ क्या देखे भाई? बंगाल भी देखे, बिहार भी देखे, उड़ीसा का भी देखे। ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसके बाद कौन सा आया भाई? इसके बाद जो तीसरा अधिनियम आता है वो आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम में क्या बात हुई भाई? देखें, अब इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। इस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन की क्या होती है? शुरुआत होती है। दोहरे प्रशासन की क्या हुई? शुरुआत हुई। दोहरा प्रशासन क्या था? इस अधिनियम के तहत दो पद बनाए गए थे। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये राजनीतिक मामले मतलब पॉलिटिकल मैटर, राजनीतिक मामले देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो बिजनेस मैटर यानी व्यापारिक मामले देखता था। व्यापारिक मामले कौन देखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता था, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा दोहरा प्रशासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस अधिनियम के तहत बने थे? तो ये 84। याद कैसे रखेंगे भाई? दोहरा मतलब दो, और दो का दुगना करेंगे तो बनेगा क्या? 4। तो 484 की बात है ये, ठीक है कि नहीं। इस अधिनियम के बाद आता है 1793 का अधिनियम। देखिए दोस्तों, अब 1793 के अधिनियम में क्या ऐसा हुआ, ठीक है। अब जो नया अधिनियम आता है, जो चौथा अधिनियम है वो है 1793 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या बात हुई? इस अधिनियम में ये कहा गया कि अंग्रेजों को वेतन, या जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंग्रेजों ने बनाया है तो इसमें अंग्रेज बैठते थे। तो इस अधिनियम में ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहो या कहो कि अंग्रेजों को जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। इंडियन रेवेन्यू, भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। मतलब जो अंग्रेजों को वेतन अब मिलेगा वो कहाँ से पैसा लेंगे भाई? भारतीय राजस्व से लेंगे। ये अंग्रेजों ने कहाँ पर लिखा? ये थी 1793 के अधिनियम की इंपॉर्टेंट बात। इसमें यही बात बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा 5वां अधिनियम, जिसका नाम है 1813 का अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। देखें, अब इस अधिनियम को समझने के पहले हमें थोड़ा सा बीच में बातें समझनी पड़ेगी, और जब बीच में हम बातें समझेंगे तभी हमें 1813 के अधिनियम की बातें समझ में आएंगी।
चल क्या रहा था भाई, इसके पहले देखें मतलब 1793 की बात। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 1750 से 1850 में ब्रिटेन में, ब्रिटेन ही इंग्लैंड है और यहीं से अंग्रेज आए हैं। तो 1750 से 1850 में ब्रिटेन में हुई थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो है ये उद्योगों की क्रांति है और इस औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटेन में नए नए उद्योग बन गए थे और ये सारे के सारे उद्योग मांग कर रहे थे कि आपने, महारानी से मांग कर रहे थे कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी बस को भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा है, अब हम लोग को भी भारत के साथ व्यापार करने जाना है। तो महारानी ने कहा कि ठीक है, लगातार बहुत सारे उद्योग बन गए थे, तो महारानी ने कहा कि ठीक है, जो अगला अधिनियम आएगा उसमें हम बता देंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियां भी क्या करेंगी, भारत में व्यापार करेंगी। तो इसीलिए 1813 में के अधिनियम की जो पहली बात होगी यही बात होगी, ठीक है। तो इस अधिनियम की पहली बात क्या थी, देखिए, तो अभी तक क्या होता था कि अभी तक व्यापार हमने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से व्यापार केवल कर रही थी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जाहिर सी बात है अब और कंपनियां भी आने वाली हैं, तो जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, एकाधिकार था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या होगा, समाप्त होगा। तो यहां पर पहली बात क्या हुई, इस अधिनियम की पहली बात ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया, व्यापार के एकाधिकार, मोनोपोली, व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया, व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया है। इसका मतलब ये है कि और भी कंपनियां आ गई हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो और कंपनियां आएंगी, तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, अब और कंपनियां काम कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की मोनोपोली थी उसको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। लेकिन तीन चीजें, चाय, चीन और पूर्वी देश, चाय, चीन और पूर्वी देशों के साथ अगर कोई व्यापार करेगा तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चाय, चीन और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों तक बना रहा। मतलब चाय पत्ती, चाइना के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार और कोई कंपनी नहीं कर पाएगी। अब तीन चीज़ें छोड़ दो और बाकी सभी कुछ करो। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार कितने सालों तक बना रहा, 20 सालों तक बना रहा। ये है 1813 के अधिनियम की पहली और इम्पॉर्टेंट बात। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखें, यहाँ से प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब छीना गया, तो 1813 के अधिनियम में छीना गया। अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि 20 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही ये काम करेगी। इस अधिनियम की दो और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन होने लगा। इस अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या होने लगा, आगमन। अभी तक कोई भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आता था। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या होने लगा, आगमन होने लगा। ये थी इस अधिनियम की दूसरी बात। अब इनसे हमें ऐसा लगेगा इनसे भारतीय लोग नाराज हो सकते हैं, तो भारतीय लोगों को खुश करने के एक लॉलीपॉप दिया गया और वो लॉलीपॉप ये था कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का अंग्रेजों ने क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया कि भाई तुम्हारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इस अधिनियम की इंपॉर्टेंट बातें। तो आगे की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगला क्या हुआ था, कौन सा अधिनियम आया था। तब तक के लिए धन्यवाद।